नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज हम क्लास 12 के छात्रों के लिए इतिहास के पाठ्य कीट मनके और अस्थियों के एनसीईआरटी फोल्डर के प्रश्नों को की श्रृंखला का अगला प्रश्न लेकर आए हैं। पिछले वीडियो में हमने एनसीईआरटी फोल्डर के 2 प्रश्नों को सॉल्व कराया था, जिसमें हड़प्पा सभ्यता की भोजन सामग्री और सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया था। तो इस वीडियो में अगले 3 प्रश्नों को बताएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल जीएस स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न है, क्या आप इस तथ्य से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? और अथवा हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है? इस कथन का उदाहरण सहित पुष्टि कीजिए। चलिए हम उत्तर की तरफ चलते हैं। हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे, यानी हड़प्पाई नगर थे, उनकी स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस कथन से पूरी तरह सहमत हैं। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। हड़प्पा सभ्यता के जो नगर थे और वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी, वह नगर योजना की ओर संकेत करते हैं। मतलब उनको नगरों को जब बसाया जाता था तो एक योजनापूर्ण ढंग तरीक़ों से बसाया जाता था ताकि किसी प्रकार की समस्या ना उत्पन्न हो। संकेत करती है। अपने उत्तर की पुष्टि में निम्नलिखित कारण हम प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियाँ होती थी। प्रत्येक घर में पक्की, मतलब किन किन विशेषताओं के आधार पर हम बता सकते हैं कि वहाँ की जो जल निकास प्रणाली थी वह नगर योजना के आधार पर बनाई गई थी। पहला है कि प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियाँ होती थी और जो स्नान घरों तथा शौचालयों से जुड़ी होती थी और इनके माध्यम से घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई बीच आकार के निकास नालियों तक पहुंच जाता था। मतलब स्नान घर जो था उससे एक छोटी नाली जुड़ी हुई थी जिससे घर का गंदा पानी पास की गली में बनी हुई बीच आकार की निकास नालियों तक पहुंचता था। मध्य आकार वाली नालियाँ बड़ी सड़कों के साथ ही बनी होती थी। जो मध्य आकार थोड़ा उससे बड़ी नालियाँ थी वह बड़ी सड़कों के साथ बनी होती थी, हुए नालों से मिलती थी। वह मध्य नालियाँ बड़ी सड़कों के साथ ही बने हुए नालों से मिलती थी। आपने इसके पहले पढ़ा था कि वहाँ की जो नगर प्रणाली है, वह सड़कें हैं, वह ग्रिड पद्धति पे बनी है या ग्रिड पद्धति के आधार पे बनी। तो नालियाँ सड़कों के किनारे ही लगी रहती थी। सामान्यतः नालियों लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी। जो मध्याकार की नालियाँ थी वह 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, परंतु कुछ इससे दुगनी बड़ी होती थी और कुछ ऐसी भी नालियाँ थी जो इससे दुगनी बड़ी होती हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है कि नालियाँ पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। जो नालियाँ बनी होती थी दोस्तों वह पक्की ईंटों की बनी और ढकी होती थी। उनमें थोड़ी थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि ज़रूरत उन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जाए। नालियाँ पूर्ण रूप से ढकी होती थी लेकिन थोड़ी थोड़ी दूरी पर खुलने वाले पत्थर रखे जाते थे जिनको हटाकर नालियों को साफ किया जाता था। जैसी व्यवस्था आज है, आज से बेटर व्यवस्था हड़प्पा सभ्यता के ज़माने में थी। चौथा पॉइंट है, ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया जाता था। वहाँ की नगर योजनाओं को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था और फिर उनमें उनके अगल बगल घरों को बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियों को गलियों से जोड़ने के लिए प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली के साथ सटा होना जरूरी था। ठीक है। अगला पॉइंट है, बड़े नाले ईंटों से अथवा तरासे गए थे। बड़े जो नाले थे वह ईंटों से तरासे गए, ईंटें अथवा पत्थर से तरासे गए थे और पत्थरों से ढके होते थे। कुछ स्थलों में टोड़ा मेहराबदार नाले भी थे। उनमें से एक लगभग 6 फुट गहरा है जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को बाहर ले जाता है। एक मेहराबदार गड्ढा है, नाला है जो 6 फुट गहरा है, जो संपूर्ण नगर के गंदे पानी को क्या करता है, बाहर ले जाता है। अगला पॉइंट है, मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियाँ बनाई जाती थी। ऐसा आयताकार जो थी हौदियाँ बनी होती थी जो नालियों के मोड़ों पर तिकोनी ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। घरों का कूड़ा करकट नालियों में नहीं बल्कि घरों के बाहर रखे जाते थे।
घर के जो कूड़ा करकट होते थे वे नालियों में नहीं जाते थे, बल्कि घर के बाहर रखे गए ढके हुए कूड़ेदानों में डाल दिए जाते थे। जल निकासी प्रणालियाँ केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, विभिन्न छोटी बस्तियों में भी इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता की जो छोटी बस्तियाँ थी, जो बड़ी बस्तियाँ थी, सब में जल निकास प्रणाली अस्तित्व में थी। उदाहरण के लिए लोथल के निवासी, लोथल भोगवा नदी किनारे गुजरात में लोथल के निवास स्थानों का निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था। वहाँ के जो निवास स्थान थे उनका निर्माण कच्ची ईंटों से किया गया था, परंतु वहाँ की नालियाँ पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इन सब तथ्यों को देखते हुए हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। दोस्तों, अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला चौथा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थों की सूची बनाइए। मनका मीन्स माला होता है दोस्तों, मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो माला बनाए जाते थे, जो मनके बनाए जाते थे, वह किन किन पदार्थों के बनाए जाते थे। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। कोई भी एक प्रकार का मनका बनाने की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए कि मनका किस प्रकार बनाया जाता था। चलिए दोस्तों, उत्तर देखते हैं हम इसका। मनके बनाने के लिए कई तरह के पदार्थ इस्तेमाल में लाए जाते थे। आज के जो मालाएं, मोती होता है, उसमें भी दोस्तों कई प्रकार के पदार्थों को इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक उसी प्रकार उस समय भी था, जिसमें कार्नेलियन एक पत्थर विशेष प्रकार का, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज तथा सेलखड़ी जैसे पत्थर, तांबा, कांसा तथा सोने जैसी धातुएं और फायांस तथा पक्की मिट्टी आदि, इन सब को मिलाकर इन सब पदार्थों के मनके बनते थे। कहाँ पे? हड़प्पा सभ्यता में। इन सब जैसे आज सोना, चांदी, हीरा, मोती और अन्य के मनके बनते हैं, उसी प्रकार उस समय भी था। कुछ मनके 2 या 2 से अधिक ज़्यादा पत्थरों को मिलाकर बनाए जाते थे। कुछ ऐसे भी माला होते थे, ऐसे मनके होते थे जो 2 या 2 से अधिक पत्थरों से मिलकर बनाए जाते थे। कुछ मनकों पर सोने का टोप होता था। ज्यामितीय आकारों के लिए अलग अलग रंग रूप देकर उन मनकों को तैयार किया जाता था। मनकों पर अलग अलग तरह की कृतियाँ और रंगों का इस्तेमाल होता था। तकनीकी दृष्टि मनकों पर अलग अलग तरीक़ों से कार्य किया जाता था। सेलखड़ी जैसे मुलायम पत्थर से मनके बनाने का कार्य आसानी से हो जाता था। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में डालकर विभिन्न प्रकार के मनके तैयार किए जाते थे। सेलखड़ी के चूर्ण से लेप तैयार करके सांचे में ढालकर विभिन्न प्रकार के लेप तैयार किए जाते थे। कठोर या ठोस पदार्थों से मनके बनाने की प्रक्रिया जटिल थी। ऐसे पदार्थों से मात्र ज्यामितीय आकारों के ही मनके बनाए जाते थे, जो कठोर और ठोस होते थे। पुरातत्वविदों के अनुसार अकीक का लाल रंग एक जटिल प्रक्रिया के माध्यम से, अर्थात पीले रंग के कच्चे माल और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग से पकाकर प्राप्त किया जाता था। सर्वप्रथम बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता था। उनमें से बारीकी से सल्क निकाले जाते थे। फिर मनके बनाए जाते थे। मनकों को अंतिम रूप देने के लिए घिसाई, फिर पॉलिश, फिर उसमें छेद किए जाते थे। उसके बाद मनका बनकर तैयार हो जाता था। तो दोस्तों, हमने देखा कि मनके बनाने के लिए कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता था और किस पदार्थ से मनका को बनाना सबसे आसान था। उसमें आपने देखा कि सेलखड़ी पत्थर के जो मनके बनते थे वे सबसे आसान होते थे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, आप प्रश्न देखने के साथ साथ प्रश्न को नोट करिए और उत्तर को नोट करिए जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और उसका वर्णन कीजिए। यहाँ पे एक चित्र आप सामने देख रहा होगा कि इस चित्र को ध्यान से देखिए और उसका वर्णन कीजिए। 100 किस प्रकार रखा गया है, इसमें जो 100 रखा गया है वह किस प्रकार रखा गया है और उसके समीप कौन सी वस्तुएं रखी गई हैं। क्या शरीर पर कोई पूरा वस्तुएं हैं? क्या इनमें कंकाल के लिंग का पता चलता है? इन सब तथ्यों को इस चित्र को देखकर आपको बताना है। चलिए इस चित्र को हम देखते हैं। चलिए आंसर देखते हैं।
इस शव को देखने से पता चलता है कि शव की उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया जाता था। अगर यह वीडियो हमारा आप पूरा वीडियो देखते हो तो आपसे एक प्रश्न है जो कमेंट बॉक्स में इसका आपको उत्तर देना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो समाधान थे उसको कितने प्रकार से, मतलब शव को जलाने, दफनाने या कितनी प्रकार की क्रियाओं द्वारा कार्य किया जाता था। शव को देखने से पता चलता है कि शव की उत्तर दक्षिण दिशा में रखकर दफनाया गया है। शव के साथ कुछ दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी गई हैं, जिसमें स्पष्ट होता है कि हड़प्पा निवासी मरणोपरांत जीवन में विश्वास करते थे, मतलब पुनर्जन्म में हड़प्पा निवासी विश्वास करते थे। शव के पास कुछ बर्तन रखे गए हैं, इनमें से एक पानी का जग है और दूसरे ढके हुए बर्तन में संभवतः खाने की सामग्री रखी गई होगी। शव के पास ही एक छोटी सी तिपाई दिखाई देती है। इसके ऊपर की प्लेटों को देखकर लगता है इसे खाना परोसने के लिए रखा गया होगा। मृत शरीर पर कुछ पुरावस्तुएं भी दिखाई दे रही हैं, यद्यपि ये स्पष्ट नहीं है। लगता है कि मृत शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे। मृत शरीर की पुरावस्तुओं से उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है, जैसे जो वहाँ पे वस्तुएं प्राप्त हुई हैं उसका आधार पे पता लगाया जा सकता है। जैसे, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, मृत शरीर पर कुछ पूरे वस्तुएं भी दिखाई देती हैं, यद्यपि ये स्पष्ट नहीं है। लगता है कि मृत शरीर को कुछ आभूषण पहनाए गए होंगे। मृत शरीर की पूरा वस्तुओं से उसके लिंग का पता लगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए हार, कंगन आदि। अगर यह चीज़ मिल रहा, समझो स्त्री पुरुष दोनों धारण करते थे, परंतु करधनी, बाली, बिंदी, चूड़ियाँ, नथनी और पाजेब जैसे आभूषणों का प्रयोग केवल महिलाएं ही करती थी। इन आभूषणों के माध्यम से इस चित्र, मतलब जो पुरातत्व के जो सामग्रियाँ मिली हैं, जो आभूषण मिले हैं, इन आभूषणों को देख करके पता लगाया जा सकता है कि यह स्त्री का शव है या पुरुष का शव है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल GS स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।